आदरणीय संचालिका महोदया शकुन जी, मैं हिंदी का छात्र नहीं हूँ। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, आपको आप हिंदी हमें माफ कर दे, कुछ गलतियाँ हो जाए शब्दों के चयन में। तो मेरे पहले वक्ता बोल के गए। अब युद्ध कई तरीकों के होते हैं। एक युद्ध वो होता है जो सारा दुनिया में हर रोज लड़ी जाती है। वो युद्ध ये है कि जब एक कमजोर, एक पिछले वर्ग का जो मजदूर है, वो जो अपना घर से निकलता है ना, सारी दुनिया में, सारे विश्व में, वो सर का पसीना पांव तक बहाता है, तब जाकर के उसके घर में चूल्हा जलता है। ये विश्व युद्ध चल रहा है, हर रोज चल रहा है, युगों से चल रहा है, और ये बिना अस्त्र का चल रहा है। और हिंदुस्तान में ये युद्ध का ये चेहरा है कि ऊपर वर्ग के जो लोग हैं 10%, वो हिंदुस्तान के तकरीबन 75% हर रोज जो संपत्ति बनती है, ये उनकी मालिकाना में चली जाती है। और हिंदुस्तान में जो 70% ये युद्ध लड़ रही है, वो जब घर लौटते हैं तो हिंदुस्तान में जो संपत्ति बनता है उसका 10% से कम उनको मिलता है। ये हर रोज की लड़ाई, ये हर रोज की लड़ाई। दूसरा तरीके का भी युद्ध है। पूर्व वक्ता ने कहा, समाज में है अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई की जाती है। बाहर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं। अंदर के लोग ऐसे हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं सवाल करूं कि ना करूं, लेकिन जब हमारे यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि सवाल करते हैं तो ये तो बनते ही है, मैं पूछूं इनसे कि इनके परिवार के लोग आतंकी है कि नहीं। प्रतिष्ठित सवाल है भाई समाज में। आज व्यक्ति घूम रहा है, कोर्ट ने सवाल उठाया है, कोर्ट कह रहा है एफआईआर करो, पुलिस एफआईआर करती है, पकड़ती नहीं। सामाजिक वर्चस्व लेके घूम रहे हैं। हम शर्मिंदा है उस सवाल के लिए, लेकिन वाजिब सवाल है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि सेना के लोग, उनके परिवार के लोग आतंकी है कि। तो युद्ध का कहीं एक पहलू है। हम जो चाहते हैं वही हम चर्चा करते हैं, और जो युद्ध चल रहा है समाज में, उसको अगर हम ना देखना चाहे, नजरअंदाज अगर करना चाहे, नजरअंदाज भी कर सकते हैं। तो विश्व में जो सामाजिक विज्ञानी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सन 1957 और 58 में उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बड़ा एक सवाल था कि मानव समाज सभ्य कब हुआ। सारी दुनिया में हम लोग कहते हैं ना, हम सभ्य समाज है। तो सभ्यता के जो औधा है वो हम कब पार किए, कई एक चर्चा हुई। किसी ने कहा जब हमने गांव बसाया, किसी ने कहा हमने जब खेती की, किसी ने कहा जब हमने उत्पादन किया, किसी ने कहा जब हमने आर्ट्स को फॉर्म की, कला जब आया तब हम सब। तो इन सब चर्चाओं में एक चर्चा प्रोफेसर मार्गरेट मीड की चर्चा थी। उन्होंने कहा तकरीबन 14,000 साल पहले जब हमें अवशेष मिले ऐसे एक व्यक्ति का जिसका ये कमर से लेकर घुटना तक का जो हड्डी है, वो हड्डी टूट चुकी थी और वो जुड़ भी चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये उस वक्त थे जब हम कहते हैं कि इंसानी समाज या ह्यूमन सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड हुआ। उन्होंने व्याख्या दिया कि प्राणी जगत में, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग बोन, लंबी जो हड्डी होती है कमर से लेके घुटने तक, ये अगर टूट जाए
तो वो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बाघ का अगर टूट जाए तो वो हिरण नहीं पकड़ पाएगा, हिरण का अगर टूट जाए तो वो बाघ से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो प्राणी जगत में ऐसे कोई मिसाल नहीं है जिसमें ये हड्डी टूट करके वो प्राणी बाद में जी सके। और 14,000 साल पहले एक इंसान जिसकी हड्डी टूटी गई और फिर वो जुड़ गई, और फिर वो जुड़ने के बाद वो काफी सालों तक जिंदा रहा। इसका मिसाल जब मिला, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को, वो हड्डी को जोड़ने के लिए आज तो हम नेल लगाते हैं या प्लास्टर करते हैं, उस वक्त तो वो सब तकनीक नहीं थी। उन्होंने वो व्यक्ति एक ही जगह में रहा, वो वहां से हिला नहीं। उसे किसी और ने खाना देके गया, किसी और शख्स ने उसे पानी देके गया, उसका मल मूत्र साफ किया, उसका देखभाल किया ताकि कोई दूसरा उस पर हमला न करे। तो समाज ने जब वो ओहदा पार किया, जब एक दूसरे शख्स के लिए समाज के अन्य लोग अपना बल, श्रम और चिंता लगा करके उसको एक ही जगह, न्यूनतम 6 से 8 हफ्ता लगता है इस हड्डी को जोड़ने में, उसका देखभाल किया, तब हम सामाजिक स्तर पर कह सकते हैं कि हम सब भी हुए। तो सिविलाइजेशन का जो समाज विज्ञानी का जो मौलिक आधार है वो ये है कि हम दूसरे के बारे में चिंता करते हैं, उनके मुश्किलात के बारे में चिंता करते हैं, उस हद तक सोचते हैं कि अपने आप को हम उससे जोड़ें ताकि उसका बेहतरी। तब हम कहते हैं यह सिविलाइज, हम सब भी हैं, बाकी सब असभ्य के दल में है। समझ लीजिए, जो लोग हंगामा करते हैं, जो लोग चाहते हैं युद्ध, उनका तर्क इतना कमजोर है, उनका दर्शन को प्रकटीकरण करने में वो इतने कमजोर है, इतने नाकाम है कि उनको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता है। तब जाकर के हिंसा होती समाज में, और एक उत्तम दर्जा में पहुंचने से वो युद्ध में प्रकट होता है। तो आज हमें समाज में अगर विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करना है तो पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि सभ्यता का रास्ता कौन छोड़ना चाहता है। जो 70% लोग हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में, सारा विश्व में है, जो सवेरे निकल करके रात को जब घर पहुंचता तब जाके उसका दो रोटी जुड़ता है, वो क्या विश्व युद्ध के पक्ष में है? वो जो युद्ध में जुड़ा हुआ है, हर रोज जो युद्ध में जुड़ा हुआ है, वो क्या वो युद्ध को इलावा दूसरा युद्ध क्या कोई सपना देखता है? चुके हैं उससे विश्व के जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के सबसे निम्न स्तर का अगर कृषि विज्ञान को हम ले तो 3 गुना को हम खिला सकते हैं, घर बैठा के खिला सकते हैं। और सबसे उत्तम दर्जा का अगर हम कृषि विज्ञान का प्रयोग करें सारा दुनिया में, तो अभी इस वक्त विश्व में जो जनसंख्या है उसके 7 गुना लोग को हम घर बैठे खिला सकते हैं। सवाल है हम कर क्या रहे हैं उसके साथ? हमने तो ये क्षमता हासिल कर चुकी है, फिर क्षमता हासिल करने के बाद प्रयोग में कहां संकट है, ये सवाल है। और ये सवाल से आप चेहरा घुमा देने के लिए आप लोग को विभाजित करते हैं। जो हिंदुस्तान में 70% लोग को सिर्फ 10% संपत्ति के मालिक बनते हैं या उनके नसीब में जुड़ता है, उनको अगर आपको एकजुट होने से मौलिक सवाल उठाने में, जो ऊपर के जो 10% के लोग हैं, वो लोग 74% हर रोज संपत्ति हथिया लेते हैं, यह सच्चाई को सामने से आने से रोकने के लिए आप उन 70% को बांटना पड़ेगा। बांटने का रास्ता क्या है? जाति का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, भाषा का रास्ता है। जैसे भी आप रास्ता इख्तियार करें, वो 70% को छोटे छोटे टुकड़े में आप बांट दें। उनका जो मौलिक परिचय है कि वो वंचित है। समाज में एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब क्रिश्चियन, एक गरीब सिख, उसमें कोई अंतर नहीं है। रोजमर्रा जिंदगी में वो एक ही संकट का सामना करता है।
अब वहां से अगर उसके मन को अगर घुमाना चाहते हैं तो आप अलग अलग चीज प्रयोग करेंगे। इसमें बड़ा हथियार होता है, एक देश को दूसरे देश के साथ इस तरीके से पेश करें। मामला क्या है पहलगाम का, पुलवामा में मामला क्या है? आतंकवादी आए ना, आतंकवादी को पकड़ा गया। पुलवामा का आतंकवादी कहां है? हमारे जो 48 वर्दी पहन करके शहीद हुए उनके परिवारों का सवाल है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन पुलवामा के जो आतंकवादी है वो इन्वेस्टिगेशन कहां है? ये सवाल का जवाब आप नहीं देते हैं। आज पहलगाम में जो लोग दाखिल हो गए वो कैसे दाखिल हुए? आपने तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे आज ही गृह मंत्री कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक माओवादी खत्म हो जाएगा। उस तरीके से आपने कहा था डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। हमारे सेना के हाथ में पूरे कश्मीर को सौंप दिए, तो सवाल है कि यह खत्म हुआ? जो आतंकी आए वो अपना काम करके चले गए, क्योंकि जो लोग आतंकवाद को इस तरीके से खत्म होने का चित्र तैयार करते हैं उनका मंशा भी आतंकवादियों से मिलता है। इसलिए आतंकवादी जब आए थे उन्होंने धर्म पूछ करके कत्ल किया। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? तो समाज को जो लोग धर्म के बुनियाद में तोड़ना चाहते हैं उनकी मानसिकता के इकाई को देखने के जरूरी है। वो एक ही मानसिकता के लोग हैं, तो समाज को एक तरीके से यहाँ तोड़ते हैं, समाज को एक तरीके से वहां तोड़ते हैं, और इस तरीके से वो लोग अपना कार्य को अंजाम देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इस सवाल को लेकर विचलित रहे कि मजहब के बुनियाद पर हम अलग हैं। 5 लोग आए, 6 लोग आए, 7 लोग आए, हिसाब कौन देगा? आप चले गए पाकिस्तान, आप कार्य किए, जरूरी है, लेकिन 2014 से पहले कभी ढंढोरा नहीं पीटा जाता। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमारा आधा परिवार डिफेंस में, आज भी सर्विंग ऑफिसर डिफेंस में, लेकिन नीड टू नो बेसिस में कार्य करनी चाहिए। डिफेंस और इंटेलिजेंस और सर झुका करके अपना काम पूरा करना, ये लड़ाई और लड़ाई शैली का एक बड़ा हिस्सा है। आज आप कितना लड़ाई कर रहे हैं, कितना लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसको टीवी के सामने हाजिर करना जरूरी नहीं है। सन 1947 से लेकर 2014 तक हमारे डिफेंस फोर्स गर्व के साथ कई एक ऑपरेशन को अंजाम दिए, लेकिन टीवी के सामने प्रेस ब्रीफिंग की। उसकी एक जरूरत होता है, सीक्रेसी का एक अहमियत होता है। आप अपना कार्यशैली को हमेशा सामने नुमाइश के तौर पर नहीं लाते हैं ताकि दुश्मन समझ जाए इस तरीके से आप कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आज सब चीज टीवी शो हो गया, आज डिफेंस ऑपरेशंस टीवी शो हो गया। टीवी चैनलों में होड़ लगा हुआ है कि कौन पहले दिखाएगा हम लोग क्या किए। आपका ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल एक्सपोजर आपके ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचा रहे। भविष्य में आप किस तरीके से कार्य को अंजाम करेंगे, सब चीज का खुलासा करने का जरूरत नहीं होता है। अफसोस की बात है, हमारे जो डिफेंस कार्यशैली है उसमें मौलिक परिवर्तन हो रहा है। संविधान के तहत अगर आप देखें तो विश्व युद्ध का जो संदर्भ है वो हिंदुस्तान की नीति के साथ नहीं रहता है। हमारा पंचशील जो योजना है, शांतिपूर्वक सहवास करने का जो योजना है, ये युगों से चले आ रहा है।
हमारा जो नॉन अलाइंड प्रोग्राम है युगों से चले आ रहा है। सन 1947 से लेकर के 2025 तक पाकिस्तान या पीओके के मामले में हिंदुस्तान की सरकार ने कभी भी किसी विदेशी सरकार के राष्ट्र नेता का एक भी शब्द को अलाउ नहीं किया। आज यूएसए के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने समाधान कर दिया। ये पहली बार इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कश्मीर इशू, अंतरराष्ट्रीयकरण जो हुआ कश्मीर का, जिसको हमेशा हिंदुस्तान मानती थी कि हम इसे नहीं मानेंगे, ये हम नहीं कबूल करेंगे कि कोई तीसरा राष्ट्र हमारे बीच में आकर के दखल अंदाजी करे। आज डोनाल्ड ट्रंप कमेंट करता है और हमारा विदेश मंत्री चुप रहता है। ये सबसे बड़ी आत्मसमर्पण है हमारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का जो रवैया था, वो रवैया का बदलने। ऑपोजिशन तो बोलेंगे, ऑपोजिशन एक स्वस्थ गणतंत्र में अगर सही तरीके से आवाज उठाए तो वो बोलेंगे और हिस्सेदारी भी करेंगे। और इस पूरे कार्य में जितने भी सरकारी मीटिंग आए, वो हर सरकारी मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिस्सेदारी की, भागीदारी की और पहले कहा कि सरकार का जो कदम है उस कदम का हम पूरा समर्थन करते हैं। हमारे डिफेंस फोर्स का जो कार्य है उसके पीछे पूरी हमारी समर्थन है। और आज भी जो अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन जा रहे हैं, उस अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की हिस्सेदारी और भागीदारी है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि हमारा जो मौलिक रवैया रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें इस सरकार जिस तरीके से बदलाव ला रही है, उस बदलाव को पहचानना और लोगों के सामने उसे चिन्हित करना, ये बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरा कर रहे हैं। युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए। विशेष करके विश्व युद्ध जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अब दुनिया का किसी एक जगह में अगर उसको इस्तेमाल करे, वो पूरा मानव समाज को ध्वंस करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि न्यूक्लियर बम अगर गिरे तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियर क्लाउड बनती है और वो न्यूक्लियर क्लाउड सारे विश्व में फैलने में 3 हफ्ता वक्त लेती है। उसमें से प्राणी जगत का तकरीबन 95% प्राणी के खत्म हो जाएंगे। ये परिस्थिति है न्यूक्लियर युद्ध का। हम लोग अपने आप को ध्वंस करने के लिए जितना न्यूक्लियर बम बनाए हैं, एक बार नहीं करीब 300 बार ध्वंस करने के लिए न्यूक्लियर बम बनाए रखे हैं। और मैं अंत में वही कह करके खत्म करूंगा जिसके साथ मैं शुरू किया था कि मानव समाज का, सभ्यता का परिचय उस औधे हम जब पार किए थे वो था कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।